साथियों, भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम सब ने संविधान की इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी। पिछली वीडियो में इस वीडियो में हम सब संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा क्या है? तो स्पष्ट शब्दों में कहें, वह संस्था, वह निकाय, वह संगठन जिसने बनाया क्या? भारत का संविधान, वही कहलाया क्या? संविधान सभा। जिसने बनाया भारत का संविधान, उसी को कहा गया क्या? संविधान सभा। और संविधान सभा को किसने बनाया? दोस्तों, संविधान को बनाया संविधान सभा ने। लेकिन अगला प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा को बनाया किसने? संविधान सभा को बनाया कैबिनेट मिशन ने। किसने बनाया दोस्तों? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन क्या? संविधान सभा को बनाया कैबिनेट मिशन ने। कौन थी कैबिनेट मिशन? क्या काम था इनका? भेजा किसने था? आए क्यों थे? हमारे देश में हमसे पहले, हमसे बोले तो हम भारतीयों से पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज चले गए। क्यों चले गए? जाने का शौक चढ़ा था या हमको भगा दिए? नहीं, कुछ परिस्थितियां बनी होंगी। उन परिस्थितियों के कारण अंग्रेज भारत से चले गए। परिस्थितियां क्या थी? ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए। 1857 की क्रांति भी हुई थी। उस समय भी अंग्रेज नहीं गए थे, यही थे, गए नहीं। बहुत सारे आंदोलन हुए, फिर भी अंग्रेज बने रहे, लेकिन चले गए। क्यों चले गए? उसके पीछे का कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेजों के भारत से जाने का सबसे प्रमुख कारण जो रहा, उन कारणों में से द्वितीय विश्व युद्ध सबसे प्रमुख कारण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों 1939 से 1945 तक चला। आज जब हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आज 8 अगस्त है। आज 8 अगस्त का दिन है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज से 2 दिन 3 दिन पहले आपको पता है 1945 में हिरोशिमा पे बम गिरा था। 1945 में हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1945 को लगभग शांति बन चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है, आज भी हमारे देश में जब युद्ध चल रहे होते हैं दोस्तों, उस समय चुनाव नहीं होता है, इमरजेंसी लग जाती है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया। इमरजेंसी प्रोविजन का प्रावधान है। आपातकाल जब लगा होता है तब चुनाव नहीं होते। यही समय था जब ब्रिटेन में चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध की समाप्ति हुई, चुनाव किए गए।
ब्रिटेन में चुनाव हुए, चुनाव के बाद वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी वो चुनाव हार गई, कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। और ब्रिटेन में चुनाव की कौन सी पार्टी जीती? तो लेबर पार्टी। लेबर पार्टी 1945 में चुनाव जीत गई और प्रधानमंत्री बने कौन? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली दोस्तों ब्रिटेन के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन की संसद के दो पार्ट होते हैं। ब्रिटेन की संसद के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। वहां अगर 2 पार्ट होते हैं, 2 सदन होते हैं। वैसे ब्रिटेन की संसद के भी 3 अंग होते हैं, क्राउन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन की संसद के जो सदन, कौन सा सदन? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली 14 मार्च 1946 को कहते हैं कि भारतीयों को आजाद होने का अधिकार है। सोचिए, आज तक किनको हमारी आजादी याद नहीं आई? आज तक कहाँ थे ये? क्या प्रधानमंत्री बने तब इनको पता चला कि हम भारतीयों को भी आजाद होने का अधिकार है? उससे पहले इनको नहीं पता था कि हमको भी आजाद होना चाहिए। दोस्तों ब्रिटेन के पास संसाधनों की कमी हो गई, तो द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी जो हालत हुई, उस हालत में इनके पास संसाधनों का अभाव हो गया, सैनिकों का अभाव हो गया, पैसों का अभाव हो गया, जिस कारण से ये भारत के ऊपर संतुलन स्थापित करने में असक्षम सिद्ध हुए। ये भारत में संतुलन करने के लिए जो इनके पास संसाधन होने चाहिए थे वो पर्याप्त नहीं थे। अंततः ये विवश हो गए। इनके सामने विकराल संकट हुआ। अंतिम में इन्होंने यही निर्णय लिया, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे इमरान खान, जब अभिनंदन वर्धमान हमारा एक सैनिक, जब पाकिस्तान ने पकड़ लिया पीओके में और भारत ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, भारत सीधा कह दिया हमारे सैनिक को 48 घंटे के अंदर वापस कर दो। अगर हमारा सैनिक 48 घंटे के अंदर वापस नहीं हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। पाकिस्तान को तो लग रहा था ऐसे ही सब चल रहा है, बहुत प्रधानमंत्री आए गए बोले, कुछ होता तो है नहीं। लेकिन जब अमेरिका ने सैटेलाइट घुमा करके देखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना अपनी मिसाइलों को तैनात कर दी है, तब उधर इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, उनको बताया गया, अमेरिका ने बताया कि देखिए भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। दौड़े दौड़े आए इमरान खान, पाकिस्तान की संसद में कहे कि हम भाईचारा चाहते हैं। तो भाईचारा ऐसे नहीं चाहते हैं। उनको पता था कि अगर इस अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा नहीं गया तो भारत की जो मिसाइलें हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस समय खड़ी हैं, वह पाकिस्तान की धरती को कब चूम लेंगी पता ही नहीं चलेगा। और जब पाकिस्तान की धरती को चूम लेंगी तो फिर पाकिस्तान कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए विवश होकर के उन्होंने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ दिया। तो परिस्थितियां ऐसी बनी, यहाँ पर भी जिस प्रकार से हमने अभिनंदन वर्धमान की कंडीशन देखा कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि पाकिस्तान छोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार से परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्रिटेन क्या हुआ? छोड़ दिया। किसे? भारत को घोषणा कर दी अब भारत स्वतंत्र हो। किसने घोषणा की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जब घोषणा कर दी तब उन्होंने अपने 3 सदस्यों को, अपने कितने सदस्यों को दोस्तों? अपने 3 सदस्यों को कहां भेजा? भारत भेजा। किन 3 सदस्यों को? अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को। किन 3 सदस्यों को? अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को। वह 3 सदस्य कौन थे? मंत्रिमंडल बोले तो कौन? जैसे आज मोदी हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उनके सहयोगी हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लीमेंट इटली के भी कैबिनेट के सहयोगी थे। क्या नाम है दोस्तों? पास। क्या नाम है? पास। पास में स्पेलिंग होती है PASS, पास। एक यस साइलेंट कर दिया हमने। 3 लोगों को भेजा। किसने भेजा? क्लीमेंट इटली ने भेजा। क्लीमेंट इटली ने भेजा। क्लीमेंट इटली कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्लीमेंट इटली कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कितने लोगों को भेजा? पी से पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। ए से एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और यस से दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स। किसे किसे भेजा? 3 लोगों को भेजा। ट्रिक बन गई। क्या बन गई? ट्रिक बन गई कि भारत के आजादी का पास लेकर चला कौन? कैबिनेट मिशन। भारत की आजादी का पास लेकर चला कौन? कैबिनेट मिशन। देखिए, जो अध्यक्ष होते हैं वो आगे होते हैं हमेशा। अध्यक्ष कहाँ होगा? आगे होगा। अध्यक्ष दैट मीन्स चेयरमैन, प्रेसिडेंट। तो कैबिनेट मिशन इंग्लिश वर्ड भी यही रहेगा, कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस, इंग्लिश में पैथिक लॉरेंस ही होने वाला है। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके चेयरमैन कौन? पैथिक लॉरेंस। ट्रिक से याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। ट्रिक हमारी है पास। ट्रिक हमारी क्या? पास। भारत की आजादी का पास लेकर चले कौन? कैबिनेट मिशन के 3 लोग। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। ये आए तो क्या करने आए? नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ मिशन। मिशन दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। मिशन अगर कुछ होता है तो उसका उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई मिशन नहीं होता। तो इनका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है इनका? तो इनका उद्देश्य क्या? भारत में एक संविधान सभा का गठन करना। किनका उद्देश्य? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन कब आया तो आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि 14 मार्च 1946 को घोषणा की गई थी। तो 14 मार्च 1946 को घोषणा की गई थी। ये आए कब? 24 मार्च 1946 को आए थे। डेट रखना बहुत जरूरी नहीं, मंथ हम याद रखेंगे। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया? किस लिए आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा बनाने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने आया था। तो जिस काम के लिए अब आए हैं वो काम तो करना ही चाहिए। वह काम इनका करना क्या है? इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है, वो काम करेंगे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग? 3 लोग। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन थे इसके? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष हमेशा आगे रहता है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कैबिनेट मिशन का काम क्या है बताइए? तो कैबिनेट मिशन का काम है क्या? संविधान सभा बनाना। क्या काम है? संविधान सभा बनाना। तो ये आएंगे संविधान सभा बनाने, तो कुछ तो इनके पास आंकड़े होने चाहिए। तो ये कहे क्या कि चलो हम एक सभा बनाते हैं। जैसे कोई क्लासरूम हो, कोई काम करने वाले हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक होता ना, इसमें कितने लोग होने चाहिए। जैसे हम घर ही बनाने जाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं इस घर में कितना कमरा होना चाहिए,
इस घर का कितना एरिया होना चाहिए, कितने एरिया में ये घर बनेगा। सबसे पहले कैबिनेट मिशन में देखिए, संविधान सभा जो बनेगा वह कैबिनेट मिशन के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। यहां जो कुछ भी होगा, जो कुछ आपको बताया जाएगा, वह सब कुछ कैबिनेट मिशन के द्वारा होगा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वह कितनी होगी? 389 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 389 होगी। तो क्या ऐसे ही कह दिए? कोई बात बोलने के पीछे कुछ आधार होता है, बिना आधार के तो कोई बात होता नहीं। तो 389 क्या अपने आप बोल दिए, मन से बोल दिए? नहीं, इसके लिए इन्होंने एक आधार बनाया, और वो आधार क्या हुई? जनसंख्या। क्या हुई? जनसंख्या। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम सदस्य संख्या, दैट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कांस्टेंट असेंबली एज कितनी? 389 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ का बेस क्या था? तो बेस था पॉपुलेशन। क्या बेस था? पॉपुलेशन, जनसंख्या। कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा का जो एक सदस्य होगा वह 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा दोस्तों? प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सदस्य यदि 10 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेगा, तो 389 गुणे अगर हम 10 लाख करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह उस समय की बात है जब हमारे देश की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी। अर्थात जब हमारा भारत आजाद होने वाला था, जब हमारा भारत आजादी के जश्न मनाने वाला था, उस समय अविभाज्य भारत, अविभाज्य भारत मतलब वर्तमान का बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान इतना बड़ा, उसकी जनसंख्या कितनी थी? लगभग 39 करोड़। कितनी थी दोस्तों? 39 करोड़। यह डाटा हमको मिलता है किससे? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो आधार सेट किए गए थे। किसके? संविधान सभा बनाने के आधार था एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, 1 मेंबर रिप्रेजेंट करेगा कितने? 10 लाख पीपल को, 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। कांस्टेंट असेंबली का 1 मेंबर रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 10 लाख पीपल को। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 39 करोड़ 40 करोड़ हम सब कह सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता भी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस कविता में, वह जो कविता थी वह बहुत पहले लिखी गई थी, आज़ादी से पहले। उन्होंने उस कविता में 33 करोड़ जनसंख्या की बात की, चाहे 33 करोड़ जनता की बात की। उस कविता का ही नाम है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो भारत की आबादी कितनी? 39 करोड़। आप देखना है यहाँ पे क्या आपको समझना है कि संविधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो गई कितनी? 389। 389 घर से नहीं लाया गया है, ब्रिटेन से। ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये ऐसे नहीं बोले, जनसंख्या को आधार बना करके बोले। इसे आप याद रखिए, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनने का आधार क्या था। तो आधार थी क्या? जनसंख्या। नोट करके रख लीजिए, याद रखिएगा इस चीज को, भूलना बिल्कुल नहीं। अगर परीक्षा में कहीं पूछ दे कि संविधान सभा
के सदस्यों का आधार क्या था? तो आपको बिना समय गंवाए तुरंत लगा देना क्या? जनसंख्या। और जनसंख्या अगर पूछ ले संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का कितना सदस्य? एक सदस्य कितने जनसंख्या के बराबर था? तो समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, तुरंत लगा देना उत्तर कितना? 10 लाख। कितना लगाना है? 10 लाख। संविधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 389 अधिकतम हो सकती थी। जैसे एक बस है, वह बस में कितने सीट हैं, बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं? मान 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। तो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने? 389। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संविधान सभा के अधिकतम सदस्य संख्या को कैबिनेट मिशन ने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला कौन? पहला प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र और दूसरा देशी रियासतें। ध्यान देना है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, जहां पे ब्रिटिशर्स का क्या हो? कंट्रोल हो, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र, जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल। देशी रियासतें, ऐसे क्षेत्र जहां पे राजा महाराजाओं का क्षेत्र हो, कंट्रोल हो, ऐसे क्षेत्र को बोलेंगे क्या? देशी रियासतें। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? प्रिंसली स्टेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसली स्टेट बोलेंगे। देशी रियासतें, ये जो क्षेत्र है ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र, हमारे देश में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो सबसे ऊपर थे वायसराय। सबसे ऊपर कौन थे? वायसराय। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां गवर्नर होते थे और एक ऐसा क्षेत्र जहां राजा महाराजा होते थे। गवर्नर वाले क्षेत्र के नीचे भी जनता होती थी, पब्लिक, और राजा महाराजाओं के क्षेत्र के नीचे भी जनता होती थी, पब्लिक। यहाँ पे जो गवर्नर है वो डायरेक्ट जनता के ऊपर रूल कर रहा है। किसके माध्यम से? गवर्नर के माध्यम से। यहाँ वायसराय किसके माध्यम से? राजा महाराजाओं के माध्यम से क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? रूल कर रहा है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ हम सब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देशी रियासतें क्या हैं। आप समझ गए कि जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का शासन हो, जनता के ऊपर और उसके राजा महाराजा के ऊपर वायसराय हो, ऐसे क्षेत्र को देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट कहते हैं। इन प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिशर्स के क्षेत्र थे, इनमें कुल कितनी सीटें थी? तो इनमें सीटों की संख्या थी 296। कितनी? 296। देशी रियासतों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93। कितनी थी? 93। इन ब्रिटिश क्षेत्र की जो सीटें थी, इन सीटों को एक बार पुनः बांटा गया। किसने बांटा गया? इन सीटों को ब्रिटिश प्रांत इंग्लिश में बोले तो ब्रिटिश प्रोविंस, और किसमें? चीफ कमिश्नरी प्रांत। ब्रिटिश भारत के सदस्यों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक रहा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा रहा क्या? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। इस ब्रिटिश प्रांतों में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी कितनी? 292। चीफ कमिश्नरी प्रांतों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4। आप कहेंगे ये आपने देशी रियासतों के बारे में तो बता दिया कि देशी रियासतें क्या है, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत के बारे में नहीं बताया। ब्रिटिश प्रांत आज का जो हमारा स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो इन्हें हम लोग ब्रिटिश प्रांत बोलते थे उस टाइम, जो आज के समय का जो राज्य है। आज भी पाकिस्तान में राज्य को प्रांत ही बोलते हैं।
आज जो हमारे वहाँ यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश हैं, ब्रिटिशर्स का जब रूल होता था तो उसी को चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बोलते थे। आज जहाँ पे केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उसको क्या बोला जाता था? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बोला जाता था। और जिसे आज हम लोग स्टेट, राज्य के नाम से जान रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम में उसे क्या बोला जाता था? प्रांत बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था। ब्रिटिशर्स के टाइम में जैसे आज हमारे वहां 28 राज्य हैं, अंग्रेजों के समय में 11 राज्य हुआ करते थे, 11 प्रोविंस हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय में 11 प्रोविंस हुआ करती थी। यहां ध्यान देना है कि जब भारत का बंटवारा हो जाएगा, जब भारत का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा, तब भारत के हिस्से में मात्र 9 प्रांत ही बचेंगे। कितने प्रांत बचेंगे? 9 प्रांत। यहाँ 11 प्रांतों से मिलाकर के 11 प्रांतों से कुल कितने सदस्य? 292। और 4 क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हम कैसे याद रखेंगे? तो इनके लिए ट्रिक है, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी इनका ट्रिक है। याद कैसे कहेंगे? ए से अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ब्रिटिश के टाइम में, अंग्रेजों के समय में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थी। जैसे आज हमारे वहां 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में 11 राज्य और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। वह 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन हैं? तो ए, बी, सी और डी। अजमेर मारवाड़ दोस्तों आज वर्तमान के राजस्थान में, बलूचिस्तान वर्तमान की पीओके में है, कुर्ग वर्तमान की कर्नाटक में है और दिल्ली वर्तमान भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो हमने यहां तक ये जाना कि 389 सदस्य होने हैं संविधान सभा में। इन 389 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र, दूसरे राजा महाराजाओं वाले क्षेत्र। ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र में 296 सदस्य, राजा महाराजाओं वाले क्षेत्र में 93 सदस्य। ब्रिटिश शासन वाले जो 296 सदस्य, इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया, 292 प्लस 4। 292 थे ब्रिटिश प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रांत से, और 4 कहां से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। सभी 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक एक सदस्य थे। कितने कितने दोस्तों? एक ही। कुल चीफ कमिश्नरी प्रांत ही 4 थे और चारों से कितने थे? एक एक थे। अब यहां ध्यान देना है, इनमें क्या अंतर है देशी रियासतों और प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले ब्रिटिश क्षेत्रों में? तो कैबिनेट मिशन इतना अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें हम सब देखते हैं एक बार, इनमें क्या अंतर है। दोस्तों हमने भी थोड़ी देर पहले बनाया है, 389 को 2 भागों में बांटा है हमने, 296 और प्लस 93। इनमें क्या अंतर है देखते हैं। ये ब्रिटिश क्षेत्र के हैं और ये देशी रियासतों के हैं, देशी रियासतों के हैं। ये ब्रिटिश क्षेत्र है, ब्रिटिश क्षेत्र है। क्या अंतर है?
तो इनमें अंतर है कि इनका क्या होगा, इन सदस्यों का निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। इन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ब्रिटिश जो क्षेत्र के हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश क्षेत्र के जो सदस्य हैं, जिनकी संख्या क्या है 296, इनका क्या किया जाएगा, यह निर्वाचित होंगे। ये क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और ये क्या होंगे, मनोनीत होंगे। क्या होंगे, मनोनीत होंगे। यह इलेक्ट किए जाएंगे और ये नॉमिनेट किए जाएंगे। जे इलेक्ट किए जाएंगे तो किसके द्वारा, ये नॉमिनेट किए जाएंगे तो किसके द्वारा, यह मनोनीत किए जाएंगे तो किसके द्वारा, और ये निर्वाचित किए जाएंगे तो किसके द्वारा। तो जिस भी राज्य की बात होगी, उस राज्य का राजा या महाराजा यदि कह दिया कि मेरे राज्य से संविधान सभा में ये होंगे क्या प्रतिनिधि, तो वही होंगे प्रतिनिधि, वही होंगे सदस्य। अर्थात राजा जिसको कह दिया, यहाँ राजा की चलेगी पूरी तरीके से, कोई चुनाव नहीं। राजा चाहे तो वहां चुनाव करा सकता है अपने किसी सदस्यों में, बताओ हम किसे भेजें, लेकिन यहाँ राजा अंतिम फैसला राजा को करना है। कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत, नॉमिनेट थी या इलेक्टेड, तो उत्तर क्या होगा। अगर पूछ दे कि संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत, तो उत्तर क्या देंगे आप, तो उत्तर होगा हमारा कि हमारी संविधान सभा निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। पार्शियली क्या थी, पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली क्या थी, नॉमिनेटेड थी। पार्शियली क्या थी, इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेट थी। तो यहां हमने क्या देखा इस वीडियो में, संविधान सभा का स्ट्रक्चर देखा, कैसे होंगे, कौन लोगों का चुनाव होगा, किनका चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव इनका नहीं होगा, इनका चुनाव होगा। इनका चुनाव होगा तो कौन करेगा, इन्हें मनोनीत किया जाएगा तो राजा के द्वारा। इनका चुनाव होगा तो कौन करेगा, तो यहाँ विधान सभाओं के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से यह जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारी संविधान सभा निर्वाचित तो थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थी। यहाँ विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो इनको चुनेंगे और इन्हें राजा महाराजा चुनेंगे। अगली वीडियो में हम सब संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ, उसमें कितने लोग चुनाव जीते, कौन सी पार्टियां जीती, और हमारी संविधान सभा की जो कार्यविधि है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।